अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और उनका दौरा फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और सऊदीया के जो आपस के ताल्लुकात हैं उनमें क्या बेहतरी आती है इस दौरे से। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में न सिर्फ इस पर बात करेंगे बल्कि CNN की जानिब से जो एक खबर उड़ाई गई, शाया नहीं की गई, उड़ाई गई, क्योंकि गलत खबर को उड़ाया जाना ही कहा जाता है। जो अफवाह और ख्वाहिश उन्होंने खबर का नाम देकर पब्लिश की कि जी पाकिस्तान और अमेरिका का एक ऐसा मुआहिदा तय होने जा रहा है, बिल्कुल तय होने के करीब है, जैसे उन्होंने रिपोर्ट किया कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई हुदूद देगा अमेरिका को अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन करने के लिए। ये अब एक ऐसा सवाल है जो कि अमेरिका ने कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन इनडायरेक्टली मुख्तलिफ अपने सोर्सेज के जरिए वो पाकिस्तान से तरीके से पूछता रहा, जिसका आगाज उस दिन हुआ जब इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल अमेरिका की तरफ से पूछवाया गया कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को फौजी ऑपरेशन के लिए अपनी एयर बेसेस देगा, जिसका जवाब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट की सूरत में दिया। शायद पाकिस्तान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब पहली मरतबा अमेरिका को मिल रहा है। ये बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है कि फिर भी अमेरिका अभी तक यकीन नहीं कर रहा कि यह जवाब मिल चुका है। दूसरी तरफ FATF की जो तलवार पाकिस्तान के सर पर अभी भी लटकी हुई है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बदस्तूर मौजूद है, और वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दे दिया, तो शायद इस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अभी तक नहीं निकल सका। ये थोड़ा सा रियलिटी चेक यहाँ पर देना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अभी लेटली जब FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो वो फरवरी 2018 में फैसला किया गया था, जो जून 2018 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में डाला गया, और जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये फैसला किया गया। आज के प्रोग्राम में मजीद भी कुछ इश्यूज पे बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपको तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब आमिर ज़िया साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज़ वकील, माहिर कानून और तज्ज़िया निगार जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सऊदीया के इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं, और अब ये जो लम्हा बलम्हा अमेरिका के साथ हमारी बदलती हुई सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सऊदी अरब से जाहिर है कि हमारा एक तवील रफाकत है और बड़े बरादराना मरासिम है, लेकिन जाहिर है कि हर जब भी दो रियासतों के माबैन ताल्लुकात होते हैं उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं। तुमने देखा था कि एक ऐसा दौर रहा है कि जहां पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मैं कशीदगी तो नहीं कहूंगा, एक जरा सी सरमहरी कुछ चीजों में आ गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि अब जब इमरान खान साहब की वहाँ के वली अहद से मुलाकात हुई थी उनके गुज़श्ता दौरों में भी, तो उसके बाद कुछ बर्फ पिघली है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब जो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का दौरा है, तो उससे जो मजीद वो जो एक सरमहरी का एक फेज था उसको खत्म करने में मुकम्मल तौर पे बड़ी मदद मिलेगी। और जो पाकिस्तान के और सऊदी अरब के बहुत सारे मामलात पर कहते हैं ना मफादात कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं, उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और यकीनन पाकिस्तान जहाँ पर ये बात कर रहा होगा कि डिप्लोमेसी की, वहीं पर बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस चीज का कि जनाब जो पाकिस्तान का माशी चैलेंज है हमारी मईशत का, उसमें क्या हम लोग उनसे मतलब है इन सरमायाकारी के हवाले से और किसी हवाले से जो है सपोर्ट के हवाले से हम बात कर सकें, वो एक एजेंडे पे यकीनन बात होगी। और जाहिर है कि पाकिस्तान का एक हमेशा से एक्सक्लूड एक किरदार रहा है सऊदी अरब के हवाले से कि उसको एक चैलेंजेस का सामना है हूती बागियों की तरफ से, और उसकी दिफा के उसके अंदर तो पाकिस्तान उस पर हज़रत साबिर जो है अपनी पॉलिसी की तजदीद करे और मजीद का वादा करे। जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये आमिर ज़िया साहब, ये जो नई अफवाह उड़ा दी है अमेरिका ने, और जाहिर है CNN जिसकी क्रेडिबिलिटी को एक जमाने में एक जमाना माना करता था, CNN की जानिब से एक ऐसी गलत खबर उड़ाया जाना और अपनी ख्वाहिश को खबर का रंग देकर ये कहना है कि पाकिस्तान अपने एयर बेसेस देने जा रहा है अमेरिका को और बिल्कुल मुआहिदा होने के करीब है, जिसकी बात पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सख्ती से तरदीद की कि ऐसी कोई खबर नहीं है। प्रेशर तो बहुत है पाकिस्तान पर, लेकिन अभी आप क्या हालात देखते हैं कि अगर इसी तरह अमेरिका डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करता रहा तो क्या ये इमरान खान हुकूमत को इतना फोर्स कर लेंगे इस बात पर कि आप हमें दें एयर बेसिस? ये जो CNN की खबर थी उसमें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि
वो ये नहीं कह रहे कि मुआहिदा हो गया, वो ये कह रहे थे कि उसके लिए उसके करीब हैं। और कि जब डिप्लोमेसी में कुर्बत की बात करते हैं उसमें दूरियां भी बहुत होती हैं, वो कहते हैं देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो और जाहिर है कि जो हमारे जो है वज़ारत खारजा ने जिस तरह की तजदीद की तो वो इस तरह की थी कि उसमें भी इस बात का झलक है कि जी कोई मुआहिदा हुआ नहीं है। अच्छा, लेकिन देखिए सियासत और डिप्लोमेसी जो होता है इम्कानात का खेल होता है। हो सकता है कि मतलब है आज की सूरत हाल में वो चीज जो है हमें नामुमकिन नजर आ रही हो, आने वाले कल में वो शदीद पाकिस्तान पे दबाव होगा अमेरिका का भी। और जाहिर है कि आप देखें जो आप अभी बात करेंगी FATF के ऊपर और IMF के, वो सारा जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। तो पाकिस्तान को कई तरफ से घेरा जा रहा है माशी लिहाज से। फिर हमारे जो बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरब के, वो बहुत उनकी कुर्बत है अमेरिका से, वाशिंगटन की बात बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो भी हमें समझें कि तलवार की धार पे चलना होगा और यकीनन हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो भी फैसला करें वो पाकिस्तान के कहते हैं ना अजीम तर मफाद में हो, और उससे जो है मतलब है कि इस मुल्क में इस्तेकाम भी आए, इसकी मईशत भी मुस्तहकम हो और अमन भी हो। उसके साथ साथ जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम किसी नई जंग का जो है वो ना हिस्सा बने। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं सईद काजी साहब, जिन्होंने आमिर ज़िया साहब के साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है। सईद काजी साहब, आपकी तरफ सवाल लेकर आती हूँ। जो आमिर ज़िया साहब से मैं बात कर रही थी कि CNN ने कमाल तरीके से खबर को घुमा फिरा के ये कह दिया कि जी पाकिस्तान और अमेरिका का एक ऐसा मुआहिदा बिल्कुल होने के करीब है जिसके तहत पाकिस्तान अपनी एयर बेसेस देगा अमेरिका को कि वो अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन कर सके। अब ये एक ऐसी बात है जिस पर इमरान खान साहब ऑलरेडी इनडायरेक्टली पूछे जाने पर भी एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दे चुके हैं। तो क्या वजह है कि अमेरिका बार बार मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज करे, और क्या आप आमिर ज़िया साहब के तज्जिये से मुत्तफिक हैं? आप शायद नहीं सुन सके होंगे, आपने हमें अभी ज्वाइन किया है। आप अपना तज्जिया दें और उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करती हूँ। देखिए, बात ये है कि ये अभी तक तो ये नहीं हुआ, करीब है, जब आएगा तो हम देख लेंगे। आजकल ज्यादातर सहाफत जो है वो स्पेक्यूलेटिव हो रही है, सर्टेनिटी जो है वो नहीं है। हार्ड न्यूज का दौर ये नहीं है, ये स्पेक्यूलेटिव न्यूज का दौर है। और दूसरी बात ये है कि न्यूज मीडिया को प्रेशर टैक्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसके बाद एक फीलर भी छोड़ा जाता है कि जनाब इसका आउटकम क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं तो इन तमाम खबरों को जरा जिसे कहते हैं ना एहतियात से देखता हूँ, सुनता हूँ। जब होगा आएगा तो हम देख लेंगे। और दूसरा ये है कि तो फिर इन खबरों को इस्तेमाल किया जाता है मकामी कंजम्पशन के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मैं तो फिर यही कहूँगा कि लेट्स वेट एंड सी। ऑलराइट, सो अब थोड़ा सा पाकिस्तान के तनाजुर में भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ दो बहुत ही मायानाज सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं जिन्होंने एक उम्र लगाई है पाकिस्तान के सहाफ़ती मैदान में। तो मैं इससे पहले कि जाम कमाल साहब के इस्तीफे पे बात करें कि उसकी जो खबरें गर्दिश कर रही थी उन्होंने तरदीद कर दी, जरा हैरेसमेंट के इशू पे बात कर लेते हैं अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। अभी रिसेंटली हमने देखा कि खातून सहाफ़ी ने बहुत ही काबिल एतराज़ मवाद पब्लिश करवाया अपने एक आर्टिकल की सूरत में BBC उर्दू पर, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर डायरेक्ट उन्होंने अटैक्स किए और कुछ ऐसे अजीबो गरीब किस्म के उन्होंने उन पर इल्ज़ामात आयद किए जिनका उनसे बारहा पूछा गया कि आप कोई सबूत दें, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे सकी फिलहाल। तो आप क्या समझते हैं कि ये अब हमारी सहाफत किस नहज पर आ चुकी है, और क्या अगर किसी को फिर उसी की जुबान में अनफॉर्चुनेटली जवाब दिया जाए तो क्या फिर ये हैरेसमेंट कहलाएगी? आमिर ज़िया साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए और फिर हम विल गो टू सईद काजी साहब। आमिर ज़िया साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा था मलिहा कि बजाय इसके कि हम फर्द पे बात करें, उससे बात का आगाज करें, हम जरा रुझान पे बात करते हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जो मगरबी मीडिया है जिसके बारे में अमूमन हमारे यहाँ ये तासुर दिया जाता है और हम में से बहुत सारे लोग यकीन भी करते हैं कि बड़ा अनबायस्ड है और बड़ी ईमानदाराना किस्म की सहाफत करता है, ऑब्जेक्टिव सहाफत करता है, फैक्चुअल सहाफत करता है, तो हकीकतन ऐसा नहीं है। वो बुनियादी तौर पर अपनी इस्टेब्लिशमेंट, जो मगरबी इस्तेमार है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को पूरा करने के लिए है। चाहे वो BBC हो, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो डॉयचे वेले हो, आप कोई भी नाम ले लें, CNN का ले लें, फॉक्स का ले लें, हत्ता कि AP रॉयटर्स, हमने उस पर काम भी किया है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए, अच्छा, जिन बातों को ये खुद एक जमाने में तलकीन किया करते थे कि खबर में और नुक्ता नजर में और तज्जिए में फर्क होता है। अब हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जब से BBC जैसे इदारे ने कॉलम नवीसी का आगाज करवाया है
तो उसमें जो है वो उन्होंने अपना म्यार जो है, पहले भी कोई ऐसा वो नहीं होता था, बिल्कुल ही कहते जमीन पे लाके गिरा दिया। उसपे इस किस्म के बाज़-औक़ात आप देखें कि तज्ज़िये और बातें छप रही होती हैं कि जो वो अपने मुल्क के हवाले से कभी भी नहीं छापेंगे, अपने कभी वो किसी सेलिब्रिटी के हवाले से, कभी भी अपने किसी सियासतदान के हवाले से ऐसी बात के तज्ज़िया नहीं देंगे जो कि वो पाकिस्तान या एक दीगर तीसरी दुनिया के मुमालिक के हवाले से देते हैं। और वो तज्ज़िये से ज्यादा इल्जामात होते हैं, जैसा कि आप फरमा रही हैं, और बात को बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, आधा सच होता है, उसमें मुबालगा आराई होती है, और उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह से उन तीसरी दुनिया के मुमालिक जैसे कि पाकिस्तान है, वहां पे तज़ादात को तेज किया जाए, वहां पे फसाद की आग को लगाया जाए, वहां पे फिरकावारियत, लसानियत, जो भी आप कर सकते हैं कि खराबी, उसको जो है वो हवा बनाकर पेश करते हैं। तो ये उनका एक असूल है, और ये आप देखें कि बहुत अरसे से चल रहा है। अरे क्योंकि अब जब उन्होंने इस तरह की गिरा दी, और वो उसी तरह के लोगों को इंगेज भी करते हैं कि जो उनके पास लिखे हैं, ज्यादातर जो फ्रीलांस बेसिस पे होते हैं, तो और ज़ाहिर उसके कुछ उनको पॉइंट भी मिलते हैं, थोड़ा सा मतलब है, जो हमारे डोमेस्टिक वो होते हैं इदारे, उनसे ज्यादा रकम मिल रही होती है, और वहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। आपके बारे में जितना आप कहते हैं तौहीन आमेज रवैया अपनाएंगे अपने मजमून में, तो आपको ज्यादा बड़ा टार्जन समझा जाएगा। तो ये तो मैंने अमूमी पस मंजर की बात कर दी आपको ना, कि वो सूरत हाल थी। अच्छा, उसमें ज़ाहिर जो एक मजदूर सहाफी है, हमने देखा हमारे अपने इदारों में भी, मकामी इदारों में भी मालकान उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। कई नामों में नहीं जाता, उसी तरह बैनुल अक़वामी इदारे भी कर रहे होते हैं, और उन लोगों को जो कि फ्रिंज एलिमेंट होते हैं उनको मेन स्ट्रीम करके दिखाते हैं। एक जमाने में आप याद करें, पीटीएम का बड़ा वक्त खड़ा किया था, इन्हीं इदारों ने किया था, बीबीसी ने, वॉइस अमेरिका ने, और इन लोगों ने ना। तो हमें मेरे ख्याल में एक जो होता है ना कि रद्द अमल हमें लेकिन बड़ा मैच्योर देना चाहिए। वो रद्द अमल ये होना चाहिए कि जी वहाँ पे लाइबल डिफेमेशन के लॉज बहुत सख्त है, और बीबीसी जो मैंने कहा कि अपने हवाले से नहीं करता, तो उसको अदालतों में चैलेंज करें। और ये जो मतलब है, एक आम आदमी तो ज़ाहिर जो मर्जी कहे, पर फिर मैं कोई अपना काम करता हूँ, उनकी पसंद नहीं आती है आवाम को मेरी बात, तो मुझे जिस भी लहजे में जाके मुझ पर तनकीद कर सके, लेकिन हुकूमती वज़रा का ये काम है कि वो बड़ा नाप तोड़ कर बात करें। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप किसी पे हमला करते हैं, तनकीद करते, तो बजाय उससे कि उसको टार्निश हो, उसका इमेज बढ़ जाता है लोगों की नजर में, समझे ना। तो उसमें हुकूमत का मेरे ख्याल में एक उस तरह का रद्द अमल होना चाहिए था। सीधा भाई आपको इत्तेफाक नहीं करते किसी खबर से, आप किसी तरदीद, आप उस पर डिफेमेशन लॉ करें, आप उसकी तरदीद करें, आप उसको टेक हिम टू द टास्क। तो ये एक रवैया होना चाहिए हमारा, मेरे ख्याल में मैच्योर। और ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि हमारे यहाँ मीडिया को बड़े बॉन्डेस अंदाज में मगरबी ममालिक जो है हमारे रियासत के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ और हमारी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल सही, एक डिमीनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। सईद काजी साहब, आप क्या आमिर ज़िया साहब के तज्ज़िये से मुत्तफ़िक़ हैं? एक तो इस इशू पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये मैं जानना चाहूंगी, और दूसरा ये कि क्या आपको भी यही लगता है कि हुकूमती वज़रा और तर्जुमानों को गुस्से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जवाबन करने की बजाय बाकायदा इन पर कानूनी एक्शन लेना चाहिए? क्या कहेंगे, योर टेक? देखिए, एक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि म्यार बड़ी हद तक गिरा है हमारे यहाँ, और ये जो बीबीसी की साइट है, एक दो दफा मैंने इस पे कॉलम पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो अपना जो उर्दू भी खासी वाजबी सी उसमें नजर आती है। और रही कंटेंट की बात, तो उसमें अब ये नुक्ता नजर सामने ये आ रहा है कि जी हमने नाम किसी का नहीं लिया, तो ये भी एक बचगाना सा है, साफ पता है कि इशारे किस तरफ किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये खास किस्म की पोलराइजेशन है। तो इसमें जो है वो इवन जो जवाब भी दिया गया है, वो जवाब भी ना दिया जाता तो बेहतर था। यानी बिला वजह अहमियत दे दी गई, तूल पकड़ गई इस बात को, इसको तूल पकड़ गई होगा एक जो है, क्योंकि आप जिंदगी में जिस आदमी से लड़ते हैं वो आपके बराबर आ जाता है, तो बिला वजह लोगों को साथ बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। सही। अच्छा, ये सईद काजी साहब, जब ये बात करते हैं कि हमने किसी का नाम तो नहीं लिया, हमने तो किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं किसी चीज के लिए एक्यूज किया, तो मरियम साहिबा ने अभी कुछ दिन कबल मीडिया से इनफॉर्मल गुफ्तगू करते हुए जो बातचीत की थी, वो बिल्कुल वही बात है जो उन खातून सहाफी के आर्टिकल में थी। तो ये तो कोई ना कहे कि हमने डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन बहरहाल आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि ये जवाब जरा कानूनी तौर पर देना चाहिए, जो आमिर ज़िया साहब ने भी बात की। अब नाज़रीन, यहाँ पर वैसे तो वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन हमें जाने से पहले क्विकली जरा अपने दोनों मेहमानों से जाम कमाल साहब के हवाले से पूछ लेते हैं
کہ جو جام کمال صاحب کے استعفے کی خبریں گردش کر رہی تھیں، جس کا بعد ازاں انہوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کے ذریعے اس کی تردید کر دی، تو عامر ضیاء صاحب یہ جو جام کمال صاحب کو بھیجنے کی تیاری ہے، ویسے تو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور 25 اکتوبر کو اب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ 65 میں سے 33 لوگوں کی بات قبول ہوتی ہے جو لے کر آئے ہیں اس تحریک کو، یا پھر میجورٹی کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے اس دن. لیکن اگر یہ حکومت، اگر جام کمال صاحب کو یہ ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیڈرل پولیٹکس پہ اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ ملیا جی میں یہ کرتا پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ کوئی نظریاتی آئیڈیولوجیکل جماعت نہیں ہے، اور بلوچستان کی زیادہ تر جو پولیٹکس ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو اسمبلی ہال ہے اس میں ہاؤس آف لارڈز کہا جاتا ہے، زیادہ تر اس میں جو ہے وہ سردار آتے ہیں، نوابین آتے ہیں، اور ان کی ایک مخصوص طرز سیاست ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ جام کمال کے حوالے سے بات کروں کہ متعلق عام تاثر یہ کہ انتہائی ایک شریف انسان ہے، اور مطلب ایمانداری کی بھی ان کی بات ہوتی ہے، اور سلجھے ہوئی ذہن کے آدمی ہے. اس طرح کا ان کا ایک قبائلی رویہ نہیں ہے کہ جو بعض دیگر سرداروں کا ہوتا ہے کہ جناب اٹھوا دیا، مروا دیا، فلاں کر دیا نا. درست. تو وہ اس لب و لہجے کے شخص نہیں ہے کہ جس طرح کے بگٹی صاحب ہوا کرتے تھے یا خیر بخت مری ہوا کرتے تھے نا، یا اور آپ نام لے لیں سرداروں کا. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اب ہوتا یہ کہ اگر ہم فرض سینیریو بلڈنگ کرتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لاسٹ منٹ کے اوپر لوگوں کو منا لیں، 2-4 ووٹس کو ادھر ادھر کر دیں تو ان کے اوپر سے خطرہ ٹل جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے موو، تو میں نہیں سمجھتا کسی فیڈرل سطح کے اوپر، کیونکہ جو بھی آئے گا، کیونکہ باپ کا جو ہے بی اے پی کا جو ہے ایک مخصوص طرز فکر ہے وفاقی سیاست کے حوالے سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ اپنے وہاں پہ جو بھی آدمی ان کی جگہ آنا چاہ رہا ہے اس نے پورا ایک خراق کھڑا کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کون صاحب ہے نا، تو اس میں ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جی چیف منسٹر ریپلیس ہو جائے اور میں بھی وہی کام کروں، یا اس سے بہتر میں وہ کام کر کے دکھا دوں جو جام کمال صاحب کیا کرتے تھے. تو بات کے اوپر اتنا بڑا، یا تو اگر فرض کریں کہ بالکل اس پہ اختلاف کا کوئی آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اعلان جنگ کر دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، وہ بالکل ایک الگ سینیریو ہوگا. بٹ میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ اس طرح کا پوسچر لے گی. وہ جو بھی ان کا حالات ہوگا وہ وفاق کو کوپریٹ کرے گا، کوئی بھی شخص آ جائے وہاں پر. جی بالکل ٹھیک. سعید قاضی صاحب، یور ٹیک آن دا سبجیکٹ. کہ یہ میں نے پہلے جیسے آپ کو کہا تھا کہ اسپیکولیٹو نیوز کی خبر آئی، بعد میں جام کمال صاحب نے اس کی جو ہے وہ تردید کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ دی الٹیمیٹ انالیسس جام کمال صاحب رہ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بلوچ لوگوں پر، ان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں سارے جو ہیں. یہ قوانین ہیں جو انہوں نے اسی جس طرح سینٹر اور ہم نے استحصال کیا ہے، ہماری حکومتوں نے اسی طرح یہ بھی استحصال کرتے رہے ہیں. ان کا عام قبائلی بلوچ یا عام بلوچ کی کیا حالت ہے؟ جب جام کمال صاحب خود ذاتی طور پر جو ہے وہ منسٹر رہے ہیں اس کے سی ایم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مائنز کے، اور مائنوں کے مالک بھی ہیں وہ، اور آپ کو پتہ ہے وہاں مزدوروں کے ساتھ اور محنت کشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی اوپر سیاست ہو رہی ہے ملیا، اس کا نیچے کوئی تعلق اور کوئی ریلیونس نہیں ہے. یہ جائیں یا آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اوپر کے جڑے البتہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہو گیا ہے، اگلا قلعہ جو ہے وہ جو گرے گا وہ پنجاب کا ہوگا، سیاسی قلعہ، اور یہ ہوگا اور بلی کے خواب کی چھڑے وہ چلتے رہیں گے. لیکن سعید قاضی صاحب، اس سے ایماندار لوگوں کا جو پالیٹکس میں بہتری لانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانے کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے تو بہت دل شکستہ خبر ہوگی ان کے لیے کہ جام کمال جیسا ایماندار شخص اگر آؤسٹ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں ایماندار شخص کو کیوں کام کیا ہے سیاست میں؟ کون سا ایماندار؟ یہ دیکھیں نا، یہ اب بڑا اہم مقدس پیش آتا، مگر اب دیانتدار لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سسٹم میں اوپر جانے کے تمام راستے جو ہیں وہ جرم کی راہداریوں سے نکلتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دیکھیں عوام کب تک سوچتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ میرے دونوں معزز مہمانوں کا. ناظرین، یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے جوڑیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز صحافی اور تجزیہ نگار جناب احتشام صاحب، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. میرے دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. احتشام صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے
परसों अपने प्रोग्राम में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी थी, ये खबर आप ही ने ब्रेक की थी कि अमेरिका की जानिब से अब कोई खिचड़ी पकाई जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरह से प्रेशराइज किया जा सके, एयर बेसिस देने पर मजबूर किया जा सके कि वो अमेरिका का साथ दे अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए। आज हमने देखा कि CNN ने अपनी ख्वाहिश को खबर बनाते हुए बड़ी गलत खबर, बड़ी अनएथिकल हरकत की, जिसका बाद अज़्ज़ा हमने देखा कि तरदीद भी आ गई पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से। इसको कैसे देखते हैं, अब इस पे आगे क्या डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं? देखिए मलिया, दो चीजें बड़ी अहम है और बड़ी वाज़ेह तौर पे मेरी स्टोरी में अच्छी जो मैंने दी थी वो ये है कि अमेरिकन जो है ना, इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट पे जितना दबाव है कि ये जो सारा अफगानिस्तान में हुआ है, और आप देख लें फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हो, बाकी उनके मुखालफिन हो, वो कहते हैं कि जी वियतनाम से भी बड़ी हमें शिकस्त यहाँ पे हुई है इनकी अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। और प्रेसिडेंट बाइडन ने एक बात की थी मलिया कि देखें, हम बूट्स ऑन ग्राउंड की बात नहीं है, हमारे पास एक लफ्ज उन्होंने यूज किया था, ओवर दी होराइजन कैपेबिलिटी, वो हमारे पास है, वो हम उसको यूज करेंगे। और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ एक नया कम्युनिकेशन जो है ना, एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान से ले रहे हैं, होपफुली वो मान जाएंगे। तो ये क्रिस्टोफर बिंटी शैम्बरलिन जो है ना अभी होके गई हैं, शर्मन सॉरी, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके बाद फिर क्रिस्टोफर मायर ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ये होके गए हैं, फिर CIA के लोग होके गए हैं। तो पाकिस्तान से बातचीत की उन्होंने, पाकिस्तान ने उनको ये कहा देखे इन प्रिंसिपल आप पहले ये बात करके अफगान तालिबान से करें जो हुकूमत में है, क्योंकि पाकिस्तान की आप फजाई हदूद इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो इतराज करेंगे कि आप इजाजत दे रहे हैं हमलों के लिए, दाइश को मारने के लिए, दाइश खुरासान को, अलकायदा को लिए। तो ये पाकिस्तान को बड़ा मैसेज स्ट्रॉन्ग दिया। असल बात यह है कि अब जो सिर्फ मेरी चल रही थी बड़े अरसे से, उनको अंदाजा हो रहा है, देखिए ना अब तो मफादात की मलिया ये दोस्ती है सारी, उनको लग रहा है कि जो हजीमत है उसको खाने के लिए ये पाकिस्तान ही अल्टीमेटली हमें यहाँ रेस्क्यू करेगा। तो पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी ठीक है, एक तो ये कि आपने सिर्फ काउंटर टेररिज्म से बाहर निकले, आप हमारे साथ यही चाहते हैं कि काउंटर टेररिज्म के अलावा कोई आपके साथ बात नहीं होगी। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आप इन्वेस्टमेंट पे भी बात करें, आप क्लाइमेट चेंज पे भी बात करें, इन्वेस्टमेंट पे बात करें, एक्सपोर्ट पे बात करें, हमें बताएं, हमसे शेयर करें जो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम जाके उनको अपने हाई ऑफिशियल को बताएंगे जी कि जी पाकिस्तान की क्या जरूरत है। और एक बात कर रहे हैं, खुद ही उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट बाइडन की प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान में, लिहाजा होपफुली जल्दी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कांटेक्ट करेंगे। तो इस हद तक तो बिल्कुल ये सही बात है कि उन्हें बड़ी डेस्परेटली जरूरत है अपनी प्रेसिडेंट बाइडन की जो इस वक्त हजीमत है उसको खत्म करने के लिए कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन किया जाए, दोबारा से जो एक साल से सर मेरी चल रही है इसको तोड़ा जाए। ये तो इस तक तो बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, वो अपनी जगह पे है। अब अमेरिकन की जो अपनी जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और बार बार डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो एक लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत एकदम से बड़ी भी है। उनके आप देख लें, एक जो उन्होंने यहाँ तक की बात की कि आपके 22 सेनेटर्स ने बिल पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया है, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं हो सकता इसका, इस तरह के बिल आते रहते हैं, हम इसको खत्म करवा देंगे, डायल्यूट करवा देंगे। तो इस हद तक तो ये सारी चीजें मलिया हो रही है। तो होपफुली कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन का फोन भी आएगा और हमारा एक सर्द मेरी वाला जो एक रिलेशनशिप बड़े अरसे चल रहा है उसमें था आएगी, वो टूटेगा भी, बेहतर हो जाएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हमारे ऑलरेडी चले ये नया मुआहिदा तो ना भी हो जिस पर इमरान खान ऑलरेडी एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, और जैसे इत्तेशाम साहब ने बहुत सही वैलिड पॉइंट रेज किया कि अगर इस पॉइंट पे पाकिस्तान अपनी मजबूरियां देखते हुए कि जी FATF पे अब जानबूझ कर, जाहिर है अमेरिका का बहुत प्रेशर होता है, वहां कुछ नहीं बन रहा, IMF में हालात बहुत ही मुश्किल और कशीदा दिखाई देते हैं, तो इन तमाम मुश्किलात से निकलने के लिए आसानी का एक ही रास्ता है कि चुप करके एयर बेसिस दे दें। पहले भी तो कोलैबोरेशन चलती थी, वो चलती रहे, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान के जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान के लिए अपेरेंटली बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट रखते हैं। अपेरेंटली भले हमने ऑफिशियली ना भी रिकॉग्नाइज किया हो, लेकिन वो हमें बड़ी खुशदिली से कबूल किए हुए हैं अपेरेंटली। तो आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी हमारी ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं, हमारी एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं 2001 के मुआहदे के मुताबिक, तो क्या पाकिस्तान उनमें नहीं थोड़ी सी कोई इंप्रूवमेंट करके दोनों साइड्स को खुश कर सकता ताकि हमारा भी पहिया चलता रहे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया।
देखें, पहले एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका और वेस्ट जो हैं, ये FATF हो गया, IMF हो गया, इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे मादी में भी हुआ है कि कैसे इनकी पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जाए अगर ये डिलीवर ना करे अमेरिका की डिक्टेशन के मुताबिक, और मैं देख रहा हूँ यही हो रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफगान तालिबान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, अभी पिछले चंद हफ्तों में कई मरतबा ये खबरें आई हैं कि उन्होंने BLA हो गया या TTP हो गया, उनके लोगों पे उनके जो नॉन एरियाज हैं वहां पे उन्होंने अफगान तालिबान ने हमले भी किए हैं और उनको रोका है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है जो, और एमुनिशन वेपन जो कि पाकिस्तान ले जा आ रहे थे अपना दहशतगर्दी के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अमेरिकन बड़े अनट्रस्टवर्दी एलाइज हैं, वी मस्ट कीप दैट इन माइंड। इन्होंने हमेशा हमारे साथ धोखा किया। आप मुझे ये बताएं, अभी उनको बड़ा शौक चढ़ गया है कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म वहां पे दाइश के खिलाफ और तहरीक तालिबान के खिलाफ, भाई 20 साल से वो वहां पे थे। मुझे आप ये बताएं, क्या अमेरिकन को 20 साल में जब उनकी इतनी ह्यूज CIA की कॉन्सेंट्रेशन थी, प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर थे, एक वक्त पे 1,30,000 अमेरिकन फौजी थे नेटो के अलावा, तो क्या उस वक्त उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? मुनासिब समझा कि कार्रवाई करें हम TTP के खिलाफ? उनको नहीं पता था कि दाइश के अड्डे वहां पे किधर है, उनको नहीं पता था कि रॉ NDS जो है वो क्या कर रहा है मिलके, और ये दाइश और TTP को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहा है अफगानिस्तान से। अब वो भले मानस बन रहे हैं कि जनाब हमने काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान की मदद करनी है। सो बेसिकली अभी वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनको एक फुट होल्ड मिले। अभी भी शायद वो बेसिस की तरफ वो उन्होंने वो शायद ये भी चाह रहे हैं कि शायद मामला वो वाला भी ठीक हो जाए। माली में हमने शमसी एयरबेस दिया, कितना हमारा नुकसान हुआ। शमसी एयरबेस से ड्रोन उठते थे जरदारी साहब के दौर में, और जनाब 350 ड्रोन अटैक अपने ही लोगों के ऊपर हुए। So what I'm trying to say is कि ये अमेरिकन के ट्रैप में हमें नहीं आना चाहिए। हम बहुत ऑलरेडी इतनी दहाइयों उनके फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं। ये सो कॉल्ड वॉर टेरर में हम एलाए थे, हमारा नुकसान हुआ। उनके तो 2,500 फौजी जो है वो तो निकलते नहीं थे। 2,500 फौजी उनके ओवरऑल मारे गए इस 20 साल की जंग में। और ये जो वॉर टेरर में पाकिस्तान के 7 से 8,000 अफसर और जवान, 70,000 पाकिस्तानी, 150 अरब का हमारे इकोनॉमी का नुकसान हुआ। तो मेरा ख्याल है तो मैसेज बड़ा ठीक दिया गया इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट। और इस पे मैं एक बात बता दूं, हमारा फॉरेन ऑफिस को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए था कि जनाब ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है। देखिए हमारे लोग भी जो है ना वो खुद के लोगों के साथ चीज जो है शेयर नहीं करते हैं। दे मस्ट टेल अस कि हाँ अभी जो जिसका आपने जिक्र किया ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन, यस वो तो था जब वो विड्रॉ भी कर रहे थे। उनका सारा जो ट्रांजिट होता था वो कराची से होता था तोरखाम तक और चमन तक, तो वो तो ठीक है उस जमाने में जब उनके ट्रुप्स थे। अब जो वहां पे चले गए तो फिर ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की क्या हैसियत है? कोई नहीं है। एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है भाई क्यों हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करके वो जनाब अफगान तालिबान इन लोगों पे हमले करें? जारी बात है, मकसद ऑब्जेक्टिव उनका अफगान तालिबान है, उनको प्रेशर में रखा जाए। तो मेरा ख्याल है हमें बताना चाहिए, हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी, कि लोगों को बताना चाहिए कि भाई क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है नहीं? क्या 2001-2 का जो आपने जिक्र किया जो एग्जिस्टिंग कोई एग्रीमेंट है जनरल मुशर्रफ के दौर का, क्या वो वैलिड है? अगर वैलिड नहीं है तो क्या उसको वो अब अपना दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करें? तो देखें ना, जब ये चीजें हमें पता नहीं होती तो फिर बहुत स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। आज जब CNN ने ये खबर आउट की है, मैं शायद पहला शख्स था जो वहां पे गया था पाकिस्तानी, उनकी CNN वाली खबर पे मैंने 3 ट्वीट्स किए। जाके आप देखें अमेरिकन को उनको उनकी क्लास ली है वहां पे जाके, जिस तरह इमरान खान उनकी क्लास लेते हैं। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हमें बात करनी चाहिए कि जनाब आप अनग्रेटफुल हैं, आप अनट्रस्टवर्दी हैं और आप अनरिलायबल एलाय हैं। और माजी में हमने आपके साथ एलाय कर होके हमारा भारी, जिस तरह मैंने कहा, बड़ा नुकसान हुआ है। आप तो चले गए यहां से, और अभी भी आप जो है आप पाकिस्तान को उस नजर से देख रहे हैं कि जनाब जो हम इनको कहेंगे ये मान जाएंगे बात, और जनाब वो बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। नो, इट इज नॉट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल विद द यूनाइटेड स्टेट। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन के साथ है। CPEC पे रोल बैक हम नहीं कर सकते। चीन से हम अपने ताल्लुकात वो उसमें वापसी जो है वो एलिमेंट नहीं ला सकते। अमेरिका हमारे साथ बराबरी के बुनियाद पर, बराबरी इन द सेंस वी आर बोथ सॉवरेन न्यूक्लियर पावर्स। सॉवरेन न्यूक्लियर पावर्स है।
आप हमारे से अच्छे ताल्लुकात रखें, आप आए इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, आप प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे समय से चाइनीज कर रहे हैं, ताकि लोगों को फर्क महसूस हो कि आपके अपने जो अज़ाइम है, जो एजेंडे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, बस वही आपको प्रायोरिटी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को जरा खुल के हमें बताना चाहिए कि एक्चुअली अंदर माजरा मामला क्या है। मैं तो जो एज अ पाकिस्तानी, ये जिसमें एहतशाम साहब फरमा रहे हैं, हमने तो देखे, हम तो आज जाके उनके ट्वीट करके उनको अपना कहा कि आप जरा अपने गिरबान में झांक के देखें कि आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और ये किया भी जाना चाहिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जैसे आप मशवरा दे रहे हैं, बहुत से लोग आपकी तरह मशवरा देते हैं, और जाहिर है कि हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, चाहे अप्रोच हमारी किसी की बहुत एग्रेसिव हो या कोई जरा धीमे हो, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत में कोई शुबा नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग, जिस तरह आप मशवरा दे रहे हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव होने की जरूरत है, थोड़ा खुलकर बताने की जरूरत है, वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एब्सोल्युटली नॉट, कुछ ज्यादा जल्दी कह दिया। ये हर तरह की राय बहरहाल पाई जाती है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल ये वक्त की जरूरत थी कि दुनिया को हम बताते कि हमारी क्या जो है वर्थ है, और किस तरह से हमारी आंखों में आंखें डाल के, और हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अब इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। अब हम दब कर नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब हमारे पास डरने या घबराने के लिए वाकई कुछ नहीं है। डरता और घबराता वो है जो करप्शन करे, जो अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट ना हो। इमरान खान की गवर्नेंस से, उनकी पॉलिसी डिसीजन से, उनके बहुत से फैसलों से 10 लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस बात पर हमें कोई शुबा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर कर सकें। यहाँ पर वक्त हुआ नाज़रीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं आगे से बढ़ाएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि अब आखिरी सेगमेंट है, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, सो हम क्विकली अब आखिरी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको जरा कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन सड़कों पर आ गई है और इस वक्त वो कहते हैं ना, लोहा गर्म देखकर चोट करना। सो ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि वो इस वक्त हुकूमत को बिल्कुल टफ टाइम देकर वापस वो 1 साल पहले वाला माहौल बना सकते हैं, जो पीडीएम का जिस वक्त उसकी बुनियाद रखी गई थी। ये अलग बात है कि उसकी बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी थी, जो आज पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है। सो आपको लगता है कि ये अब हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि अब तो कई और अवामिल भी ऑपोजिशन का साथ देते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, एजिटेशन से ये चीज तय होगी। पाकिस्तान में 2014 का जो धरना था, लॉन्ग मार्च थी डॉक्टर तारिक कादरी साहब की और इमरान खान की, कि उन्होंने इमरान खान ने 126 डेज या 27 डेज का वहां पे धरना किया था डी चौक में। लेकिन हुकूमत नहीं गिरी नवाज शरीफ साहब की। उसकी वजह यह है कि धरनों से और एजिटेशन से अगर हुकूमतें गिरनी शुरू हो जाएं तो ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंस है। मेरी नजर में ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी तरीका है। जमहूरी तरीका यह है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, आप पार्लियामेंट के अंदर आके जो आप करना चाहें करें। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि पीडीएम, ठीक है, उन्होंने वो कीमतों का मामला जो है उसको एक्सप्लॉइट किया है और इसको इश्यू बना के वो निकल रहे बाहर अगले 2 हफ्ते, लेकिन उससे गवर्नमेंट नहीं गिर सकती, ये मैं आपको आज बता दूं। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये बात चले, आपकी ये बात मान ली जाए, लेकिन देखिए ना, पीडीएम उसको एक्सप्लॉइट कर रही है महंगाई के इशू को, तो हुकूमत के पास भी तो फिर ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना कि उनको एक्सप्लॉइट ना करने दे अपनी इस जो उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट है कि ये चीज उनकी हुकूमत को गिरा सकता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाकर वो उस पर काम करे। अभी आपको एक टारगेटेड सब्सिडी का हमने सुना है कि हुकूमत लाने जा रही है, इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है गरीब तबके के लिए, और जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप में बेसिकली जो फॉल करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास कहाँ जाएगी? वो तो एहसास प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल नहीं है ज्यादातर लोग। मिडिल क्लास के लिए तो हुकूमत को मुश्किलात का सोचना चाहिए ना। देखिए, ये जो इन्फ्लेशन और ये हाई प्राइसेस का मामला, इस पे डैमेज कंट्रोल तो गवर्नमेंट ने करना है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। खासकर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट का उनकी जिम्मेदारी, वहां केपी की गवर्नमेंट में उधर सिंध गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है कि ये टारगेटेड सब्सिडी तो ये जाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम मामला होंगे, इनको करना चाहिए, और ताकि वो डाइल्यूट करें पीडीएम का जो एजुटेशन वाला इम्पैक्ट है। दिस इज वन वे, यानी कि देखे ना,
पब्लिक वेलफेयर का जब मामला हो, लोगों के अगर डेली लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इफेक्ट हो रही है, तो उसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल बड़ी संजीदगी के साथ, और मैं कहता हूं बड़े वॉर फुटिंग के ऊपर उनको आके ऐसे इकदाम ऐलान करने चाहिए और फिर इंप्लीमेंट करने चाहिए कि जनाब देखें इसका ये फर्क हमने किया, इसका ये फर्क पड़ा, इतना रिलीफ मिला आवाम को। तो जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो फिर ठीक है, वो पीडीएम बेशक उनका राइट है, ऑपोजिशन उनका कानूनी राइट है, जमहूरी राइट है, बल्कि उनका फर्ज भी है, वो फर्ज भी है और वो करें, उनका देयर सपोज्ड टू बी चेक ऑन द गवर्नमेंट। तो ऑपोजिशन इनफैक्ट वुड बी डूइंग द ड्यूटी अगर वो एजुटेशन करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे लग ये रहा है कि ये जब से एब्सोल्युटली नॉट का मामला हुआ है, और मुझे तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब याद आ गए, उन्होंने भी इसी तरह अमेरिका को 74-75 में इसी तरह मुझे याद आंखें दिखाई थी न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर। तो अमेरिकन ने भी यही कहा था कि फिर ठीक है, विल मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। कहने का मतलब ये है कि ये जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो एक वोकला की तहरीक चली, फॉरेन फंडेड थी। जो मैं आपको बात ये कहना चाह रहा हूं, मुझे शक लग रहा है कि सडनली ये जो टीएलपी भी जाग गई, तो पीडीएफ भी जाग गई, और जनाब ये एफएटीएफ जो है वो भी हरकत में आ गया पाकिस्तान के खिलाफ, आईएमएफ जो है। तो ये ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया कि ये सारे अवामिल जब मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, और इमरान खान हुकूमत को इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। पाकिस्तानी अवाम के हक में जितने इकदाम कर सकते हैं कर दीजिए, कि वक्त है कम और मुकाबला है सख्त। आपसे कल इंशाल्लाह रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।